गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। ये चैप्टर को समझने से पहले आपको वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आप वेक्टर के बारे में पूरे डिटेल से जानते हो तो ही आप ये चैप्टर समझ सकते हो। ओके, इसीलिए हमारे स्टार्टिंग के जो लेक्चर हो गए वो वेक्टर के बारे में हो गए। आपको वेक्टर के बारे में पूरा डिटेल में समझना होगा कि वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है, दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, और आज के इस लेक्चर में भी हम वेक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गई, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, टॉर्क हो गया। तो ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। आप फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। उसमें सबसे पहला जो डिवीज़न है वो है स्केलर। सबसे पहली क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद में सेकंड डिवीज़न होता है वो है वेक्टर। सेकंड डिवीज़न क्या बनता है, वेक्टर। एंड थर्ड डिवीज़न जो आपके सिलेबस में नहीं है वो है टेंसर। वो क्या है, टेंसर। ओके, ये दोनों के बारे में आपको बेसिक पता होगा कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं। ओके तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डिरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है, डिरेक्शन होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है, उसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे। ओके, टेंसर के बारे में हम फिलहाल अभी नहीं समझते हैं। लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम टेंसर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि टेंसर फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है एंड हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में जो हमें समझना है वो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन होगा कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हमें फिजिक्स में क्यों पढ़ना है, व्हाई वी नीड टू स्टडी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हम क्यों पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स में क्यों वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाई जाती है। ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी की फिजिक्स में क्या इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक रास्ते पे खड़े हो और आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है और आपको बोलता है कि आप 2 किलोमीटर चलो। तो आपके फ्रेंड ने जब आपको ऐसा बोला कि 2 किलोमीटर चलो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 किलोमीटर मुझे कौन सी डायरेक्शन में चलना है, मतलब मुझे 2 किलोमीटर आगे चलना है, 2 किलोमीटर पीछे चलना है, या फिर 2 किलोमीटर राइट साइड चलना है, या फिर 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड चलना है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप आगे चल नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में मुझे आगे जाना है। ओके, तो आप फिर से अपने फ्रेंड को कॉल करोगे और पूछोगे कि मुझे 2 किलोमीटर चलना है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में। तो फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, डायरेक्शन के बिना हम वो फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी कर पाते हैं नहीं। अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करनी है तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड साथ में उनकी डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, एंड वो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का पावर, मतलब उनकी ताकत कितनी है फिजिक्स में। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकता है, तो हम आपको एक सिंपल सेंटेंस में बताते हैं
vector quantities can break 3D motion into 3 one-dimensional motion. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है, 3D मोशन को 3 वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। मतलब आप बहुत ही इजीली आप 3D मोशन को समझ सकते हो वेक्टर के थ्रू। 3D मोशन को वैसे समझने में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए अगर आप वेक्टर का यूज करते हो तो वही 3D मोशन को आप 3 वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट करके आप एक एक को स्टडी कर सकते हो। क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में बात की है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तब उसके ऊपर कौन सी मैथ्स अप्लाई की जाती है, हमने चैप्टर नंबर 3 में उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो वेक्टर का मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मेन यूज क्या है फिजिक्स में, कि वो जो 3D मोशन होती है, 3 डायमेंशनल जितनी भी मोशन होती है उनको वो ब्रेक डाउन करके 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करता है। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसको ब्रेक डाउन करके 2 वन डायमेंशनल मोशन में वो कन्वर्ट करता है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सबसे ज्यादा यूज 3D मोशन को 1D में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ओके, चलो अभी हम समझते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक डिफरेंस बनाते हैं स्केलर वर्सेस वेक्टर का। ओके, तो सबसे पहले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें पता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या होता है, उनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है प्लस उनके पास क्या होता है, डायरेक्शन। अभी आपको यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका आंसर है नो। ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में कंसिडर होती है नहीं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए यहाँ पे थर्ड एंड मोस्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो ओबेज करनी चाहिए। किसको ओबे करनी चाहिए, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वो फिजिकल क्वांटिटी किसको ओबे करनी चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या बनती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बनती है। अभी आपको क्वेश्चन ये होता है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, तो उनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बेसिकली 2 मेथड यूज होती है, एक होती है एनालिटिकल मेथड एंड दूसरी होती है ग्राफिकल मेथड। एंड ग्राफिकल मेथड में भी हम बहुत सारी मेथड समझने वाले हैं, जैसे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, पैरेलेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम बेसिक समझ लेते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से किस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं एंड यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ओके, तो हमारा दूसरा डिफरेंस ये बनता है कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। हम क्या यूज करते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन यूज करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं। ओके, तो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 किलोग्राम ऑफ मैंगो है और मेरे फ्रेंड के पास 2 किलोग्राम ऑफ मैंगो है, तो टोटल कितना होता है, 6 किलोग्राम ऑफ मैंगो। मतलब सिंपली एडिशन होता है, 4 + 2 मतलब कितना होता है, 6।
स्केलर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा होता है नहीं। ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मैन 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, एंड फर्दर वो 3 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट वही डायरेक्शन में करता है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में करता है। तो ए मैन का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 4 + 3 = 7 मीटर। कितना होता है? 7 मीटर। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंगल कितना है? 0 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही मैन फर्स्ट 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, फर्स्ट 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, उसके बाद में वो 3 मीटर जितना डिस्टेंस रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर करता है। तो यहाँ पे उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। ओके, तो अगर एंगल चेंज होता है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ है? चेंज। पहले 0 एंगल था तो कितना मिला? 7 मीटर। जब 180 डिग्री एंगल था तब कितना मिला? 1 मीटर। अभी फिर से हम एंगल चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही मैन ईस्ट की डायरेक्शन में 4 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, एंड बाद में वो नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ओके, तो यहाँ पे वो मैन का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो आपको पता है कि ये क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उनका जो हाइपोटेनियस होता है वो उनका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। पाइथागोरस से आप बहुत सिंप्लीफाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलता है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 5 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि अगर थीटा की वैल्यू चेंज होती है 0 में से 180, 180 में से 90, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उनकी भी मैग्नीट्यूड क्या होती है? चेंज होती है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। ओके, तो यहाँ पे जो हम एडिशन करते हैं वो कौन से लॉ से करते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से करते हैं। ओके, यहाँ पे आप सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन कर सकते हो नहीं। ओके, यहाँ पे स्केलर के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि मास होता है, वॉल्यूम होता है, उसके बाद में टेम्परेचर होता है, उसके बाद में रुपीज होती है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे आप डिस्टेंस भी ले सकते हो। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में वेलोसिटी, उसके बाद में एक्सेलरेशन, उसके बाद में फोर्स, उसके बाद में वर्क डन। ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ये बेसिक डिफरेंस है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके, चलो चलो यहाँ पे जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। सारी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है? डायरेक्शन। बट ऑल क्वांटिटीज that have direction are not vector। उसका मतलब ऐसा नहीं है
कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होते हैं, उसका मतलब वैसा होता है नहीं। आप ये कह सकते हो कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होना जरूरी है नहीं। ओके, आप रिवर्स में ये बोल सकते हो नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है प्लस उसके पास एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करनी चाहिए। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज ये लॉ को फॉलो करती है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता ही होगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडर नहीं की जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है नहीं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये वायर है, इसमें 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। ये वायर में कितना, 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, दूसरा एक वायर है जिसमें 3 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर में कितना करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दोनों वायर के बीच में एंगल है 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, 2 + 3 क्या हो गया, 5। ओके, हम दूसरा एक कंडीशन लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए है, ए वायर में 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो होता है, ए वायर में 3 एम्पियर जितना करंट फ्लो होता है, और ये दोनों वायर के बीच का एंगल है 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो होगा, सिंपली एडिशन होगा, 2 + 3 = कितना होगा, 5। तो एंगल चेंज होने के बावजूद भी यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मिलता है, जो एडिशन होता है, उसमें कोई चेंज होता है नहीं। उसका मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में कंसिडर करते हैं नहीं। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इनके पास डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी में हम कंसिडर करते हैं नहीं। उनका आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, प्रेशर। प्रेशर के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन फिर भी वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में हम कंसिडर करते हैं नहीं। ओके, चलो अभी हम समझते हैं कि कोई भी वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली कोई भी वेक्टर होता है तो उनको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो एरो के पास एक टेल होती है और एक होता है हेड। ओके, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। एरो के थ्रू हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो की जो लेंथ होती है, एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर क्वांटिटी का होता है मैग्नीट्यूड। वो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मतलब लेंथ ऑफ एरो क्या इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो क्या इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, समझ में आया। यहाँ पे जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को इंडिकेट करता है। तो एक सिंपल एक बेसिक ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन ये होता है कि कोई पण फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं फोर्स। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फोर्स। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फोर्स के ऊपर क्या करते हैं, एरो करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स
वेक्टर, क्या बोलते हैं, फोर्स वेक्टर। ओके, तो फोर्स वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए सिंपली हम फोर्स के ऊपर क्या करते हैं, एरो करते हैं। अभी यही फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उनको हम मोड में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मोड ऑफ एफ, उसको हम रीड क्या करते हैं, मोड ऑफ एफ। ये क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, अगर कोई भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, मोड में रिप्रेजेंट करना है। कभी कभी आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एफ दिया होगा, तो ये एफ का मतलब भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एफ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आपको बहुत ही रेयरली देखने को आएगा। ओके, मोस्ट ऑफ हम क्या यूज करते हैं, मोड वाला सिंबल ही यूज करते हैं कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिकेट करने के लिए। ओके, तो ये आपको सिंपली याद रखना है। ये सिंपल हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो अभी हमें समझना है कि कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन को हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, मतलब डायरेक्शन को आप किस तरह से समझ सकते हो। तो वो समझने के लिए मैं आपको सिंपल एक ट्रिक्स बताता हूँ। वैसे ही आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि ये क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या होता है, ईस्ट, और ये क्या होता है, वेस्ट। ओके, ये आपको डायरेक्शन पता है। ए डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट, ए डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट, ये क्या होता है, साउथ, और ये क्या होता है, नॉर्थ। ओके, ए डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जो 45 डिग्री पे होती है, मतलब हाफ होती है। ए डायरेक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ओके, ए डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। ओके, एंड ए डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। ओके, तो आपको बेसिक कितने डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। ये जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में सेंटर में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट के सेंटर में जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट एंड साउथ के सेंटर में जो डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच में जो सेंटर में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ दिया गया है, तो आप इनको किस तरह से रीड करोगे। इनका मतलब ये होता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। तो उनको आप ऐसा लिख सकते हो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। किससे नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में कितने डिग्री गया है, 30 डिग्री गया है। तो उसको आपको कैसे रीड करना है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया है 80 डिग्री, कितना दिया है, 80 डिग्री। ओके, तो आपको ये किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब किस तरह से आप रीड करोगे। तो उसका मतलब ऐसा होता है, आप कहाँ पे जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, मतलब क्या होगा, 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आप वेस्ट से कहाँ पे जा रहे हो, नॉर्थ की ओर जा रहे हो, मतलब 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की ओर। समझ में आया कि नहीं। तो उनको आप कैसे रीड कर सकते हो, 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आप यही एंगल को दूसरी किसी तरह से लिख सकते हो। तो अगर ये 80 डिग्री होता है तो ये कितना होता है, ये कितना होता है 100, ये कितना होता है 10 डिग्री होता है, ये कितना होता है 10 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 डिग्री। अभी कहाँ पे जा रहे हो आप, वेस्ट की ओर जा रहे हो, तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं।
अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया है कि 40 डिग्री, यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 40 डिग्री, तो आप ट्राई करो तो उसको इसे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या रीड कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 40 डिग्री हम कहाँ पे जा रहे हैं, साउथ से कहाँ पे जा रहे हैं, वेस्ट की ओर। तो वेस्ट ऑफ साउथ, तो क्या होता है वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब वेस्ट की ओर जाना है। कहाँ से जाना है, साउथ से वेस्ट की ओर जाना है। कितने डिग्री, 40 डिग्री तक गया है। कितने डिग्री तक गया है, 40 डिग्री तक गया है। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से आप सिंपली कोई भी डायरेक्शन को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, चलो हम एक सिंपल 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, तो आपको शायद आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलो सिंपली आपको 2 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। आपको दोनों एग्जाम्पल में क्या करना है, वेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, वेक्टर ड्रॉ करना है। पहले एग्जाम्पल में आपको दिया है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 न्यूटन दिया गया है। क्या दिया गया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। ओके, ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। दूसरा एग्जाम्पल है 2 मीटर पर सेकेंड 70 डिग्री ईस्ट टू साउथ। क्या है, 70 डिग्री ईस्ट टू साउथ। ओके, ये 2 वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। ओके, चलो यहाँ पे हम सबसे पहले चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये क्या होता है, वेस्ट। ओके, यहाँ पे 5 न्यूटन जितना मैग्नीट्यूड लेना है, तो आपकी स्केल में न्यूटन से नहीं दिया होता है, तो आपको सिंपली एज्यूम करना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन। उसका मतलब क्या होता है, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 5 न्यूटन। मतलब आपको 5 सेंटीमीटर की लेंथ का एरो ड्रॉ करना है। उसका मतलब क्या होता है, वो एरो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, तो चलो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से आपको किस तरफ जाना है, नॉर्थ की ओर जाना है। और कितना एंगल बनाया हुआ है, 30 डिग्री। कितना बनाया हुआ है, 30 डिग्री। ओके, तो हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से आपको कहाँ पे जाना है, नॉर्थ। तो ईस्ट से हम नॉर्थ की ओर ही जा रहे हैं। कितने डिग्री गया है, 30 डिग्री। ओके, एंड ये जो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर। एंड ये 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 न्यूटन को। क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 न्यूटन को। ओके, तो ये हमारा वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है। चलो अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे हम हमारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ओके, अभी हमें जाना है ईस्ट, साउथ टू ईस्ट। कहाँ पे जाना है, साउथ टू ईस्ट। यहाँ से यहाँ पे जाना है। कितने डिग्री तक हम चले गए हैं, 70 डिग्री तक हम चले गए हैं। तो ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको 2 सेंटीमीटर की लेंथ का एक एरो ड्रॉ करना है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया कि साउथ से ईस्ट तक जाना है और कितना एंगल बनाया हुआ है, 70 डिग्री जितना एंगल बनाया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपको अलग अलग वेक्टर रिप्रेजेंट मतलब ड्रॉ करने हैं। ओके, चलो चलो अभी हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर। हमें बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट देखने हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इफ वी रोटेट वेक्टर बाय 2 पाई रेडियन,
इट्स रिमेन सेम। अगर आप वेक्टर को 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री रोटेट करते हो तो वो वेक्टर क्या रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर है ए। अगर ये वेक्टर को आप 360 डिग्री रोटेट करते हो मतलब 2 पाई रेडियन रोटेट करते हो तो वो वेक्टर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। मतलब वो वेक्टर में कोई चेंज होता है नहीं, वो वेक्टर क्या रहता है, सेम वेक्टर रहता है। उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है नहीं। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप वेक्टर को 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री जितना रोटेट करते हो, आपको पता होगा पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री एंड 2 पाई मतलब कितना होता है 360 डिग्री। ओके, तो 360 डिग्री जितना रोटेट करते हो तो वेक्टर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस होता है नहीं। ओके, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप वेक्टर को शिफ्ट करते हो पैरेलल टू इटसेल्फ तो भी वो क्या रहता है, इट्स रिमेन सेम, तो भी वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर आप कोई भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो, यहाँ से आप उठा के पैरेलली शिफ्ट करके आप यहाँ पे रख देते हो, उनकी साइज सेम होनी चाहिए, उनकी लेंथ में आपको कोई चेंज करना है नहीं, उनकी जो साइज है, एरो की जो लेंथ है वो सेम रहनी चाहिए। ओके, तो वो वेक्टर में भी कोई चेंज होता है नहीं, वो वेक्टर भी क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, आपको करना क्या है, पैरेलली शिफ्ट करना है। ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, आपको शायद पता होगा कि जब हम जियोमेट्री पढ़ते हैं तब आपको शायद ये ऐसा दिया गया होता है। जब आपको फोर्स ऐसे दिया गया होता है तो आप ये फोर्स फॉर एग्जांपल आपको 5 न्यूटन दिया गया है, तो ये फोर्स को आप पैरेलली शिफ्ट करके आप ओरिजिन पे रख सकते हो। तो यहाँ पे ये फोर्स को समझना बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप ये वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो, यहाँ से लेके आप ओरिजिन तक ले जाते हो और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ए वेक्टर को समझना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ओके, तो वैसे केस में हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट करने से उनके मैग्नीट्यूड या फिर उनके डायरेक्शन में कोई चेंज आता है नहीं। ओके, वो सेम रहता है। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। 0 to 180 डिग्री मतलब जो दो वेक्टर के बीच में जो थीटा एंगल होता है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में ही होता है। ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में ही होता है, उसके अलावा कोई एंगल दो वेक्टर के बीच में बनता है नहीं। ओके, अगर वो एंगल आता है मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा आता है या फिर 0 डिग्री से कम आता है तो वो वेक्टर को आपने गलत रिप्रेजेंट किया है। ओके, दो वेक्टर के बीच में ऑलवेज एंगल क्या होता है, 0 to 180 डिग्री के बीच में ही होता है। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आप दो वेक्टर के बीच में जब एंगल फाइंड करते हो तो सबसे खास बात आपको ये याद रखनी है कि वो एंगल वो दोनों वेक्टर के टेल के बीच में होना चाहिए। मतलब एंगल कैसे फॉर्म होना चाहिए, पहले वेक्टर के टेल एंड दूसरे वेक्टर के टेल, मतलब टेल टू टेल एंगल फॉर्म होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो एंगल वैलिड गिना जाता है, वरना वो वेक्टर को हमें क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है एंड टेल टू टेल कनेक्ट करना है। एंड यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, एंड ये जो एंगल की वैल्यू होती है वो 0 to 180 डिग्री के बीच में ही होती है। वो एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 to 180 डिग्री के बीच में ही होती है। ओके, चलो अभी हम 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं एंड फाइंड करते हैं कि दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल पहले केस में आपको ऐसा दिया गया है, एक वेक्टर ऐसा दिया गया है, एक वेक्टर ऐसा दिया गया है, एंड ए एंगल आपको दिया गया है 300 डिग्री। ओके, ए वेक्टर का नेम है ए वेक्टर का नेम है बी। ओके, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, आपको फाइंड करना है थीटा, फाइंड क्या करना है? थीटा। ओके, सेकेंड केस हमारा ये है कि एक वेक्टर आपको ऐसे दिया गया है, वेक्टर ए, और ये दिया गया है आपको वेक्टर बी, एंड ये दोनों वेक्टर के बीच में आपको एंगल दिया गया है 120 डिग्री। ओके, यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है? थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो दो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है वो टेल टू टेल बना हुआ है, मतलब दोनों वेक्टर का टेल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये दिया है 300 डिग्री, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? 60 डिग्री। ओके, चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिया गया है? 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर एक दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड है नहीं, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये एंगल वैलिड माना जाएगा नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे? ये वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे आगे मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल कनेक्टेड हो गई, तो यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। ओके, ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी क्या होगा? बी होगा। सिंपली मैंने क्या किया है? ये वेक्टर को मैंने पैरेलली क्या किया है? शिफ्ट किया। मैंने पहले बताया था कि अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, तो वो वेक्टर में कोई चेंज होता है नहीं, वो वेक्टर रिमेन्स सेम, वो वेक्टर क्या रहता है? सेम रहता है। ओके, तो अभी ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, चलो अभी हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं उनका। ओके, चलो, आपको दिया गया है ये दिया गया है वेक्टर ए एंड एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ये आपको दिया है वेक्टर बी, ए एंगल दिया गया है आपको 45 डिग्री। ओके, एंड ये आपको दिया गया है वेक्टर सी एंड ए एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। ओके, समझ में आया? यहाँ पे आपको फाइंड करना है थीटा। थीटा फाइंड करना है बिटवीन, पहला है ए एंड बी, दूसरा आपको थीटा फाइंड करना है वेक्टर बी एंड सी, एंड तीसरा आपको फाइंड करना है थीटा बिटवीन ए एंड सी। ये तीनों वेक्टर के बीच में आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम ए एंड बी के बीच में कितना एंगल है वो फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक छोटू सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर आपको दिया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर 30 डिग्री पे आपको दिया गया है। ओके, दूसरा फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में, मतलब बी वेक्टर आपको दिया गया है वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे, ये आपको दिया गया है 45 डिग्री पे बी वेक्टर। ओके, अभी ये एंगल 45 दिया है, उसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में ये टोटल एंगल कितना होगा? 30 + 45, मतलब थीटा कितना होगा? 75 डिग्री। मतलब वेक्टर ए एंड बी के बीच में कितना एंगल दिया गया है? 75 डिग्री। ओके, पहले का आंसर हमें मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है वेक्टर बी एंड सी के बीच में कितना एंगल है। बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ओके, तो उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है
बी वेक्टर एंड वो दिया गया है 45 डिग्री पे, एंड ये आपको दिया गया है सी वेक्टर एंड ये आपको दिया गया है 60 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ पे हमें टेल टू टेल कनेक्ट करना है, तो ये वेक्टर को मैं क्या करूँगा, आगे पैरेलली शिफ्ट करूँगा। समझ में, ये वेक्टर कौन सा है, सी वेक्टर है, एंड ये एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री। देखो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, आप ये देखोगे तो ये एंगल एंड ये एंगल ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, तो ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये बीच का एंगल कितना होगा 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री। ओके, तो बी एंड सी के बीच में कितना एंगल होगा 15 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 15 डिग्री। ओके, समझ में आया कि नहीं। चलो अभी हम फाइंड करते हैं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। तो ए वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है, सी वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो उसके बीच का जो एंगल है वो हम फाइंड करते हैं। ये आपको दिया गया है वेक्टर ए जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे है। ये आपको दिया गया है वेक्टर सी जो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे है। ओके, उसको मैं सिंपली क्या करूँगा, आगे शिफ्ट करूँगा। ओके, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है 90 डिग्री। और ये है सी वेक्टर, तो ए एंड सी के बीच में कितना एंगल होता है 30 प्लस 30 कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा को कितना मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। ओके, समझ में। तो इस तरह से आप दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हो। समझ में, आपको एग्जाम में ऐसा पूछेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आपको इस तरह से एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब आप दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करते हो तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, टेल टू टेल, एंड जो एंगल बनता है ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर ऐसा होता है तो ये टेल टू टेल कनेक्टेड है नहीं, तो आपको ये वेक्टर को क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। ओके, तो अभी ये क्या हो जाता है, टेल टू टेल कनेक्ट हो जाता है, एंड ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं एंड वो वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। ओके, वो हम पढ़ते हैं। चलो अभी हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, वन बाय वन हम सारे वेक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसमें सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर। उसमें सबसे पहला वेक्टर कौन सा है, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। सबसे पहले क्या सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड। ये आपको पता ही होगा क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है। साथ में क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। एंड ये कंडीशन आपको नहीं पता होगी जो मैं थर्ड वाली कंडीशन लिखता हूँ। एंड तीसरा होना चाहिए सेम यूनिट। क्या होना चाहिए, सेम यूनिट। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ये वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है और ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी। ओके, अभी यहाँ पे जो खास बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड चेंज करते हो, आप डायरेक्शन सेम ही रखते हो लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज करते हो, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है।
तो ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाते हैं नहीं। ओके, समझ में आया कि नहीं? चलो, बस इक्वल वेक्टर के बारे में आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है। ओके, सेकेंड वेक्टर का नेम है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, उसमें क्या होता है, वो वेक्टर को हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। उसमें सिंपली क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, चलो, थर्ड नंबर का वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब सिंपली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो अगर 0 डिग्री होता है, दो एंगल के बीच में, सॉरी, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होता है, तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। चाहे उसका मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका कुछ लेना देना है नहीं। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो उसका मतलब क्या है कि वो कौन सा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। ओके, समझ में? दूसरा ही सेम टू सेम है, फोर्थ नंबर का एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। उसमें सिर्फ क्या होता है कि जो दो वेक्टर होता है उसके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। उसका मैग्नीट्यूड सेम होता भी है, नहीं भी होता है। ओके, लेकिन वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंड उनके बीच का एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो वो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। 0 डिग्री मतलब पैरेलल, 180 डिग्री मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, चलो, फिफ्थ नंबर का जो वेक्टर है वो है कोलिनियर वेक्टर। वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर एक सेम लाइन के ऊपर लाई होता है, उसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसी होती है, लाइज ऑन ए सेम लाइन। एक सेम लाइन के ऊपर लाइज करते हैं तो वो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। ओके, तो ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ओके, वैसा ही एक सेम टू सेम वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर। क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। उसका मतलब ऐसा होता है कि इट्स लाइज ऑन सेम प्लेन। अगर वो वेक्टर सेम प्लेन के ऊपर लाइज करते हैं तो वो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर आप ले लो, कोई भी दो वेक्टर आप ले लो, वो एक सेम प्लेन के ऊपर ही लाइज होते हैं। वो कोई सेम प्लेन के ऊपर ही लाइज होते हैं। तो अगर टू वेक्टर होते हैं तो वो ऑलवेज लाइज ऑन ए सेम प्लेन। उसका मतलब ऐसा होता है कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर आप ले लो, वो ऑलवेज प्लेन के ऊपर ही होते हैं, इसलिए वो दो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं,
कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। कोई भी दो वेक्टर आप ले लो, आप फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहाँ पे लेते हो, दूसरा वेक्टर आप परपेंडिकुलर लेते हो, दूसरा वेक्टर आप क्या कहाँ पे लेते हो, परपेंडिकुलर, तो उसका प्लेन ऐसे बनता है, समझ में, मतलब वो एक प्लेन के ऊपर ही आते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लेते हो तो उसका प्लेन ऐसे बनता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लेते हो तो उनका प्लेन ऐसे बनता है। मतलब कोई भी दो वेक्टर आप ले लो तो वो सेम प्लेन के ऊपर ही लाइज करते हैं, इसलिए टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। अगर हम तीन वेक्टर की बात करें तो फॉर एग्जांपल दो वेक्टर ऐसा है, तीसरा वेक्टर ऐसा है, तो वो सेम प्लेन के ऊपर लाइज करता है नहीं। एंड हो भी सकता है फॉर एग्जांपल तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हो, तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि थ्री वेक्टर में और मे नॉट कोप्लेनर वेक्टर। अगर तीन वेक्टर होते हैं तो वो एक सेम प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर सेम प्लेन पे है और वो प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है, ओके, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। तीसरा वेक्टर यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये तीनों वेक्टर एक प्लेन के ऊपर नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा एक वेक्टर है, तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं थ्री वेक्टर मे और मे नॉट कोप्लेनर वेक्टर। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो भी सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, ओके। तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ओके। चलो, जो नेक्स्ट वाला है वो है कॉनकरेंट वेक्टर। क्या है, कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर को हम सिंपली ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, टू और मोर देन टू वेक्टर intersecting at same point। अगर टू या मोर देन टू वेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे एक वेक्टर ए, यहाँ पे हम लेते हैं वेक्टर बी और यहाँ पे हम वेक्टर सी लेते हैं। तो ये तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये कौन से वेक्टर है, कॉनकरेंट वेक्टर है, ओके। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर वो वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेक्टर है, ओके, यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है, तो ये तीनों वेक्टर भी कॉनकरेंट वेक्टर ही है, क्योंकि ये तीनों वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर सी की लाइन ऑफ एक्शन ये होती है, ये वेक्टर ए की लाइन ऑफ एक्शन ये होती है और ये वेक्टर बी की लाइन ऑफ एक्शन ये होती है, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। मतलब ऐसे वेक्टर को भी हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर बोलते हैं, ओके। तो ये बात आपको याद में रखनी है, ओके। कॉनकरेंट वेक्टर मतलब क्या होता है कि अगर टू और मोर देन टू वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर बोलते हैं, ओके। चलो, उसके बाद में है 8 नंबर का वेक्टर, यूनिट वेक्टर। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर का नेम है यूनिट वेक्टर, मोस्ट आईएमपी है यूनिट वेक्टर, मोस्ट आईएमपी वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, वो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। फिजिक्स में यूनिट वेक्टर बहुत मायने रखता है, मतलब बहुत यूज में आता है, इसलिए यूनिट वेक्टर मोस्ट आईएमपी वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम अलग से रिप्रेजेंट भी करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए है एंड अगर ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। उसको हम रीड कैसे करते हैं, रीड एज ए कैप। समझ में, ए वेक्टर को हम रीड कैसे करते हैं, ए कैप। मतलब जो ए वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, ओके। वो फाइंड करने का फॉर्मूला भी है, ए कैप को फाइंड करने का फॉर्मूला भी है कि वेक्टर ए
अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर के साथ आपको क्या डिवाइड करना है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, तो यूनिट वेक्टर सबसे ज़्यादा यूज होता है डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। समझ में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन देने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन देने के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, यूनिट वेक्टर यूज होता है। ओके, क्योंकि उसके पास अपना खुद का कोई मैग्नीट्यूड होता है नहीं, मतलब उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इसलिए उनका यूज कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन देने के लिए यूज होता है, इसलिए ये वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, चलो अभी हम देखते हैं लास्ट वाला वेक्टर, एंड वो वेक्टर का नेम है नल वेक्टर, एंड वो वेक्टर का नेम क्या है, नल वेक्टर। एंड नल वेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ये वेक्टर का यूज कहाँ पे आता है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट जब समझोगे, मल्टीप्लिकेशन 2 वेक्टर का, एंड उसमें आप जब क्रॉस प्रोडक्ट समझोगे तब आपको पता चलेगा कि जब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, तो ये जो 0 वेक्टर होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर। समझ में, एंड वो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 0, लेकिन 0 स्केलर नहीं होता है, 0 क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए ये वेक्टर का नेम क्या दिया गया है, नल वेक्टर। ओके, ये आर्बिटरी डायरेक्शन के लिए फेमस होता है, मतलब कोई भी डायरेक्शन के लिए वो वैलिड होता है, आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। 0 वेक्टर को, मतलब नल वेक्टर को आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। ओके, मतलब पॉइंट भी नहीं होता है, पॉइंट साइज का भी नहीं होता है, एकदम मैग्नीट्यूड 0 होता है, मतलब आप उसको कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। ओके, एंड वो वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम वेक्टर के जो ऑपरेशन है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो सर आपको प्रैक्टिस करना है, उसकी नोट बनानी है, अच्छे से समझना है, लर्न करना है, याद रखना है। ओके, बाकी सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।